दुश्मन को हराना हो या अपने हितों को बचाना हो, हर बार केवल अपने आप को मजबूत करके काम नहीं चलता, कई बार दूसरों को भी मजबूत करना पड़ता है जो आपके फेवर में हो, जिससे कलेक्टिव स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। रिसेंटली जापान ने मेजर पॉलिसी चेंज किया है रिगार्डिंग डिफेंस एक्सपोर्ट। 12 देशों को फाइटर जेट्स एंड मिसाइल सप्लाई करेगा। हमें पता होना चाहिए जापान का बैकग्राउंड रिलेटेड टू डिफेंस, और साथ में ये फैसला अभी क्यों, इसके क्या इंटरनेशनल रीजंस हैं, क्या डोमेस्टिक रीजंस हैं, इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पर कैसे जुड़े हुए हैं। बैकग्राउंड की बात करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर अटैक बाय यूएस। उसके बाद जापान के पास 2 चॉइस थी, मेजर फोकस रखे वेपन्स पर या फिर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर। आप कहेंगे सर वेपन्स पे तो रखना चाहिए था, न्यूक्लियर अटैक हुआ है, आगे से ऐसा ना हो पाए तो वेपन्स पर तो प्राइम फोकस होना चाहिए, राइट। लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। जापान ने फोकस किया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर। कुछ लोग कहेंगे सर सुरक्षा तो इंपॉर्टेंट है ना, तो ऐसा कैसे? वो इस वजह से क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेवारी ली थी यूएस ने। सुरक्षा का एक पैक्ट हुआ था। आप कहेंगे वही यूएस? जी हाँ वही यूएस। और कौन यूएस है यहाँ पर? देखिए यूएस का भी अपना फायदा था ना। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। यूएस एंड यूएसएसआर 2 बड़ी पावर बन गई थी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। यूएसए को चाहिए था कि जापान की लोकेशन का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि यूएसएसआर अपना इन्फ्लुएंस इस पैसिफिक ओशन में ना फैला पाए, यानी कि यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए मिलिट्री बेसेस बनाने थे। जापान की लोकेशन जबरदस्त थी, इस्तेमाल किया। कहा मिलिट्री बेस बनाएंगे, आपको भी सुरक्षा देंगे, तो आप अपनी मिलिट्री फोर्स पर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जापान ने कहा फेयर डील, हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करेंगे। दूसरा, यूएस अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करना चाहता था। देखिए स्थिर वर्चस्व, हेजेमनी कभी बैड इमेज से स्थिर नहीं हो सकती, यानी कि यूएस ने जिम्मेदारी ली कि हम जापान को शांति और समृद्धि का मॉडल बनाकर रहेंगे, हम अपना सपोर्ट देंगे। तो एक रीजन ये था। लेकिन अब ये चेंज क्यों? ऐसा नहीं है कि अभी से ही डिफेंस एक्सपोर्ट में कोई बड़ा चेंज आया। इससे पहले भी जापान ने फेस्ड मैनर में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को लिबरल किया है, यानी कि उस पर इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले इन्वेस्ट कर रहा था केवल अपनी सुरक्षा पर। इसी वजह से जापान फोर्सेस के नाम में भी आप वर्ड देखेंगे SD, सेल्फ डिफेंस फोर्स, क्योंकि पर्पस था कि हम केवल अपने आप को डिफेंस करने के लिए बनाए हुए हैं, हम दूसरों पर हमला नहीं करते इससे। लेकिन क्योंकि अब जापान के जो इंटरेस्ट हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने की कगार पर है, कई ऐसी कैलकुलेशंस नजर आ रही हैं, तो ऐसे में अब जापान अपना पोस्चर चेंज कर रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। समय के साथ बदलाव जरूरी है। चलिए डिटेल में चलते हैं इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। जो लोग प्लान कर रहे हैं यूपीएससी प्री कम मेंस कोर्स ज्वाइन करना, वो कर सकते हैं स्टडी आई की वेबसाइट पर, ये आपको दिख रहा है। बाय नाउ करेंगे आप त्यागी 40, ये कोड भी यूज कर सकते हैं। फर्दर आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। वीडियो से जुड़े अपडेट्स, एमसीक्यूज के लिए, गाइडेंस के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी 4U पर। ना देखिए ऐसा नहीं है कि टेंशन केवल जापान को है, कलेक्टिव टेंशन है। इंडो पैसिफिक रीजन हमारे लिए भी फोकस एरिया है। जरा जापान की लोकेशन देखिए, यहां पर है ईस्ट सी ऑफ जापान। जरा 3 देश देखिए यहां पर कौन है, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। क्या तीनों के संबंध जापान के साथ सेफ एंड सिक्योर चल रहे हैं? नहीं, तीनों को चैलेंज माना जाता है जापान की सुरक्षा के लिए। इसी वजह से जापान अलाइनमेंट कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, उधर यूएस के साथ तो पुराना है ही, यूरोप के अलग नेशंस के साथ, क्वाड, राइट। जापान ईस्ट एशियन कंट्री। अगर आपसे पूछा जाए जापान आसियान का पार्ट है क्या, ASEAN का? नहीं है, क्योंकि आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का ग्रुप है, राइट। रिसेंटली न्यूज में था जापान ने आसियान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए समिट की है। टोक्यो कैपिटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, येन है और लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, बेसिक फैक्ट है। जापान के साथ साथ कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, फिलीपींस, सबका एक कॉमन कंसर्न है कि हमारे एरिया में चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रही है। हमारी मिलिट्री और चाइना की मिलिट्री में पावर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में चाइना इसका गलत फायदा उठा सकता है। जैसे डिस्प्यूटेड एरियाज, स्पार्टलैंड, पैरासल आइलैंड, साउथ चाइना सी में, अगर चाइना वहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दे और कहे नहीं मैं तो ये मानता हूँ ये मेरे एरिया है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, आप कहेंगे नहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से गलत है, चाइना कहेगा मैं मानता ही नहीं उसको, आपको एक्सेस ही ना दे वो इस एरिया का, तो आपके जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसे में आप क्या करें, आप कोऑपरेशन करिए और अपना एक डिटरेंस खड़ा करिए, यानी कि इतनी ताकत कि दूसरा आपके हितों को कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले 100 बार सोचे, उसको लगे कि अगर ऐसा किया तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। ये होता है डिटरेंस, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होता है। एंशिएंट ग्रीस में एक फिलोसोफर हुए थुसाइडस, उन्होंने कहा द स्ट्रॉन्ग विल डू व्हाट दे कैन एंड वीक मस्ट सफर व्हाट दे शुड। ये वो बोल रहे थे ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं है जो आपके लिए न्याय सुनिश्चित कर दे,
तो ऐसे में आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा या औरों के साथ मिलकर मजबूत होना पड़ेगा। जापान अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को साउथ ईस्ट एशिया में तो बढ़ाना चाह ही रहा है, अभी आपको पता लगा काउंटर करना है चाइना को, लेकिन साथ में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और ईयू नेशंस को भी कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक रीजन है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जापान। वो चाहता है कि जो अनटैप्ड पोटेंशियल है डिफेंस इंडस्ट्री का, उसका भी इस्तेमाल करे। क्वाड समिट होती है रिसेंटली, इंडिया जापान कहता है कि हम सिक्योरिटी मिलिट्री कोऑपरेशन तो करेंगे ही, साथ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस करेंगे। इंडिया का भी फोकस है कि इंडिजनाइजेशन होना चाहिए डिफेंस का, जिससे कि हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो जाए। अब रीजंस क्या हैं? आप सोच रहे होंगे क्या सर केवल चाइना ही एक रीजन है इस पॉलिसी चेंज का, या फिर और रीजंस भी हो सकते हैं? जी और रीजंस भी हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल फॉर डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर, यानी कि सिद्धांत जो जापान फॉलो करता आया है। अगर किसी को डिफेंस इक्विपमेंट लेने हैं जापान से, जापान कहता है कि देखिए लीथल वेपन्स तो हम देंगे नहीं, हमें मांगकर शर्मिंदा ना करें, राइट। साथ में कहा है कि अगर आप हमारे साथ को डेवलप करते हैं तो जाहिर सी बात है उस टेक्नोलॉजी पर आपका भी हक है, जैसे कि इंडिया जापान ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाएं, राइट। लेकिन अगर आप को डेवलप नहीं करते और तब भी आप हमसे वो हथियार मांग रहे हैं कि ये फाइटर जेट हमें भी दे दीजिए, तो हम आपको नहीं देंगे। ये पॉलिसी अभी तक जापान की रही है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि कोई डिफेंस इक्विपमेंट हम आपको दे दें, को डेवलप आपने हमारे साथ नहीं करा, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉन लीथल डिफेंस इक्विपमेंट दे सकते हैं, जैसे कि सर्वेलेंस, रेस्क्यू, वार्निंग, ट्रांसपोर्ट या माइन स्वीपिंग एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है, जापान ने इस प्रिंसिपल को रिलैक्स कर दिया है। और करा क्यों है? एक रीज़न तो है गवर्नमेंट की खुद इकोनॉमिक एंड फिस्कल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। आसान भाषा में मतलब ये है कि जापान की सरकार चाहती है कि इससे भी पैसा कमाया जाए, बजटिंग प्रोसेस में इससे फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक रीज़न है। दूसरा है सिक्योरिटी रीज़न, ये जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसका पार्ट है। भाई अगर दूसरों को मजबूत बनाकर, स्पेशली उनको जो आपके काम आ सकते हैं, तो ये तो अच्छा होगा। जापान ने अभी रिसेंटली और ज़्यादा बेहतर किए हैं अपने टाइज विद यूएस एंड यूके। जैसे 2 प्रोजेक्ट्स उसके चल रहे हैं, फाइटर जेट्स को बना रहा है, साथ में एंटी एयरक्राफ्ट मीडियम रेंज मिसाइल्स को भी डेवलप कर रहा है। टोक्यो के लंदन के साथ, यानी कि जापान के यूके के साथ नेक्स्ट जनरेशन प्लेन पर भी प्रोजेक्ट चल रहा है। कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा बेटर। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इंडिया और जापान मिलकर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी इक्विपमेंट को ज़्यादा सस्ते में बना सकते हैं, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो मिसाइल या फाइटर जेट, वो सस्ता होगा कि नहीं होगा। तो इस वेंचर से जापान को भी फ़ायदा होगा, प्लस उसको जब हम सेल करेंगे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो और ज़्यादा कमाई होगी, तो उसको हम फर्दर इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। जापान डिक्लाइनिंग मिलिट्री सेक्टर, तो इससे उसको बूस्ट मिलेगा डिक्लाइनिंग मिलिट्री सेक्टर को। इंटरनेशनल कंसर्न भी रेज किए गए कि जापान के अगर वेपन्स और ज़्यादा मार्केट में आए, जो कि अभी नहीं आ रहे थे, तो ऐसे में तो कहीं ये वॉर्स में इस्तेमाल तो नहीं होंगे। तो जापान का कहना है कि भाई हम कोई एक्सेप्शन है क्या। इससे पहले यूएस, यूके, कितने सारे देश अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से काफ़ी कुछ कमा रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और हम यहाँ पर भी हम अलायंस बनाकर चल रहे हैं, हमें पता है कि हमें किसको वेपन्स देने हैं। इट्स नॉट लाइक ये ओपन मार्केट चल रही है। रिसेंटली रशिया, चाइना ने कंडक्ट की वॉर ड्रिल्स नियर जापान, तो जापान ने कहा हम थोड़ा ना चुप बैठेंगे। उसने यूएस के साथ किया, राइट, कि भाई अगर आप हमें बॉम्बर एक्सरसाइज दिखा रहे हो रशिया एंड चाइना मिलकर, तो हम भी यहाँ पर तैयार हैं। साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो फाइटर जेट चाहते हैं एट लो कॉस्ट, तो जापान कह रहा है कि देखो अगर हम नहीं उनको बेचेंगे तो चाइना बेच देगा, राइट। तो ऐसे में बेटर है कि हम उस मार्केट का फ़ायदा भी उठा लेंगे और ये हमारे साथ बेटर पार्टनर भी बन जाएंगे। इसके अलावा जापान ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट ये भी सप्लाई की हैं यूक्रेन को। तो यानी कि इसको तो वो कह रहा है कि अगर आपके साथ हमारी मेजर अलायंस भी नहीं है, तब भी आप हमसे इस तरह के आइटम्स मांगेंगे तो ये तो हम वैसे भी आपको दे देंगे, यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे। आउटकम्स क्या होंगे? स्ट्रेंथन होगी सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन दिस एरिया, मींस ईस्ट चाइना सी में भी और साउथ चाइना सी में भी। साथ में जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर प्रेशर क्रिएट होगा जब ये सब देश एक साथ मजबूत होंगे डिफेंस पार्ट से। साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी स्मॉल नेशंस में, जो इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो साउथ पैसिफिक ओशन है उसमें सोलोमन आइलैंड पर अभी जो चाइना ने पैक्ट किया है, और चाइना की नज़र है कि इस एरिया के जो छोटे छोटे देश हैं उनकी जो वीकनेस है उसका फ़ायदा उठाए और वहाँ पर अपने आप को मजबूत कर ले। देखिए गेम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जिसको जहाँ स्पेस मिलेगा वो पावर के लिए वहाँ पर उसको कैप्चर करेगा। तो ऐसे में अगर जापान स्ट्रेंथ दिखाएगा कि भाई हम सब मिलकर यहाँ पर मजबूत हो रहे हैं, तो वो देश भी चाइना के इन्फ्लुएंस से शायद बच सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II जापान वॉज ऑक्यूपाइड बाय अलाइड पावर स्टिल। अब ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। 1952 तक यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसा करा क्यों था?
क्योंकि उसके साथ उसको वहाँ पर मिलिट्री बेस बनाने थे। यहाँ पर ओकिनावा प्रीफेक्चर चर्चा में है, तो उसकी लोकेशन देखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डिस्प्यूट है ताइवान के बीच में, चाइना के बीच में और जापान के बीच में, सेनकाकू आइलैंड एंड डियायू आइलैंड। ये क्वेश्चन देखिए, एनहेंसिंग डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इज इंपॉर्टेंट फॉर पीस इन इंडो पैसिफिक रीजन, एनालाइज। तो आई थिंक इस डिस्कशन के बाद आपका ग्राउंड तैयार हो गया होगा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।